सभी प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है YET के एडिटोरियल क्लास में। आज सुबह के सेकेंड एडिटोरियल से अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। आपने वैक्सीन के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, है ना। आने वाली है 2 महीनों में, 4 महीनों में। कुछ लोगों ने तो बहुत जल्दी मचा रखी है, बस लाने ही वाले हैं वो आजकल में, है ना। इसी में बेस्ड अपना एडिटोरियल कह रहा है कि एस्ट्राजेनेका नाम की कंपनी जो सबसे आगे थी वैक्सीन बनाने में, जल्दबाजी के चक्कर में गलत वैक्सीन बना दी। एक आदमी उनका हो गया बीमार। तो कह रहे जल्दबाजी में अपने को ऐसा काम नहीं करना है। आगे देखेंगे कैसा लिखा हुआ है ना। बस इसमें देखने वाली यही चीज़ है कि मैंने वोकैबुलरी, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन तीनों को एक पैकेज में रखने की कोशिश की है। आप ग्रामर भी सीखेंगे, वोकैबुलरी भी सीखेंगे, कॉम्प्रिहेंशन भी अच्छा होगा। बस करना आपको ये है, पूरी वीडियो को एक सिटिंग में देखना है, पीसीस करके मत देखना। चलिए शुरू करें, आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा अननेसेसरी पॉज। पॉज का मतलब तो आपको पता है ना, थोड़ी देर के लिए आप ब्रेक लेते हैं ना, उसको कहते हैं पॉज, है ना। छोटा सा विराम होता है, छोटा सा एक ब्रेक होता है, उसको कहते हैं पॉज। कह रहे एक बहुत ही जरूरी पॉज आ गया है। किसी ने रेस के अंदर रुका है कोई इंसान, है ना, कोई कंपनी है इंसान, और कह रहा है उसका रुकना बहुत लाजमी था, बहुत नेसेसरी था। अब देखो कौन है, किसकी बात हो रही है। कह रहा ऑन द कोविड-19 वैक्सीन रेस। कह रहा बात हो रही है कोविड-19 की वैक्सीन पे जो रेस चल रही है उसकी, है ना। वैक्सीन के लिए जो दौड़ आ रही है ना, उसमें एक नेसेसरी पॉज होना चाहिए। ऐसा ना हो कोई जहरीली चीज़ आप बना करके सबके अंदर घुसा दो। अच्छी वैक्सीन बनाओ, थोड़ा टाइम लेके बनाओ, समझ गए ना। अब देखते हैं इसके टाइटल पैराग्राफ से और डिटेल में क्या कहना चाह रहा है। कह रहा वैक्सीन्स टेक टाइम टू डेवलप, द फर्स्ट टू रोल आउट might not necessarily be the best। कह रहा वैक्सीन जो होती है ना, वो टेक करती हैं, लेती हैं वक्त को डेवलप होने के लिए। वैक्सीन को विकसित करने में वक्त लगता है, समझ गए ना। कह रहा जो पहली होगी ना, द फर्स्ट जो पहली होगी, और किस काम में भाई, रोल आउट होने में, लॉन्च होने में। तो जो पहली लॉन्च होने वाली वैक्सीन है ना, might not necessarily be the best, वो हो सकता है नेसेसरली, जरूरी तौर पे सबसे अच्छी ना हो। पहली होने का मतलब ये नहीं है सबसे अच्छी वही है। अगर आप हो सकता है दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 10वीं वैक्सीन जो शांति से बनेगी वो सबसे अच्छे रिजल्ट लेकर के आए। समझ गए, सिंपल सेंटेंस है। टाइटल पैराग्राफ के अंदर वैक्सीन आपका सब्जेक्ट है ग्रीन कलर में, वर्ब है इसकी टेक नाम की। फिर देखो यहाँ से ना कॉलम के बाद एक नया क्लॉज शुरू हुआ जिसका सब्जेक्ट है द फर्स्ट और इसकी वर्ब है माइट बी। रोल आउट का मतलब है लॉन्च होना, निकल करके आना। जो सबसे पहली जो लॉन्च होगी हो सकता है वो सबसे अच्छी ना भी हो। सब्जेक्ट और वर्ब ग्रीन और पिंक में है हर रोज की तरह। वैक्सीन, टेक, फर्स्ट, माइट नॉट, माइट बी, है ना। ये सबके सब आप जो ग्रीन और पिंक में देख रहे हो सब्जेक्ट और वर्ब है। आपकी अंडरस्टैंडिंग ऐसी क्रिस्टल क्लियर होने लगेगी जिस दिन आप सब्जेक्ट और वर्ब को अपने आप से पकड़ना सीख लोगे। तो मेरे साथ थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करो हर रोज। मेरे ग्रीन से अपने ग्रीन, मेरी पिंक से अपनी पिंक कलर की वर्ब को मैच करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरू में सिंपल है, आप इस लेक्चर की PDF मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, जहां से सुबह में आपको मालूम भी चल जाएगा शाम को कौन सा ट्यूटोरियल हम करने वाले हैं। अब शुरू करने वाले हैं। मैं एक समरी आपको दे रहा हूँ। एस्ट्राजेनेका नाम की कंपनी है, कहाँ की, शायद ऑक्सफोर्ड की, है ना। इस कंपनी ने, जो कि सबसे आगे थी वैक्सीन बनाने की दौड़ में, अपने वैक्सीन के ट्रायल्स को कर दिया है होल्ड पे, है ना। इन्होंने वैक्सीन बनाने का काम जो है अभी उसको पॉज दे दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि कुछ इनसे गलती हुई है बनाने में और इनका एक आदमी थोड़ा सा बीमार हो गया है। अब उसकी पूरी पहले जांच होगी, पूरा टेस्ट होगा, एग्जामिन करेंगे, उसके बाद ही उसको आगे जो है बनाने की जो है ना अलाउ करेंगे एस्ट्राजेनेका को। अब ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि वैक्सीन की रेस आपने इतनी तेज कर दी है ना, सब कंपनियां इस रेस में भाग रही हैं। ऐसा ना हो इस रेस के अंदर कोई गलत चीज़ बन के निकल करके आ जाए, है ना। कोई लाइन तो है नहीं, फिनिश लाइन सबने सोचा हुआ है बस आज ही बना दे, है ना। तो कह रहा है इस चक्कर के अंदर आप बहुत सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को भी अवॉइड कर रहे हो। कह रहा है हमें ऐसी वैक्सीन नहीं चाहिए जो कि हम इंसानों के अंदर डालेंगे, स्वस्थ इंसानों में, और जिनको हमको कोरोना इम्यून बनाना है और बल्कि हम उनको बीमार कर दें, है ना। कह रहा है हमें ऐसी वैक्सीन नहीं चाहिए। अच्छी बना लो, थोड़ा वक्त ले लो, जैसे बनती उस तरीके से बनाओ, जैसे सारी बीमारियों की बनाई है वैसे कोरोना की बनाओ।
ऐसी वाली मत बना देना कोई जिससे लेने के देने पड़ जाए। बस यही अपना आज का ट्यूटोरियल है ना। थोड़ा सा इसको रिलीफ मिला है, अ साई ऑफ रिलीफ, कि सारी कंपनियों को थोड़ी सी अकल आएगी जब जैसे ही एस्ट्राजेनेका का ये ट्रायल थोड़ा सा फेल हुआ है। तो रिलीफ ले रहा है, कह रहा है कि सबको अकल आएगी कि वैक्सीन जो ना, इसकी टोन हो गई अपने आज की रिलीफ है ना, कि सबको अकल आएगी। तो ये रिलीफ की बात है ना, तो इसकी टोन आज की रिलीफ वाली टोन है, रिलीविंग टोन। चलिए आगे बढ़ते हैं, डालना समरी कमेंट सेक्शन में है ना। अब मैं शुरू करने वाला हूँ एडिटोरियल, ध्यान से देखें। कह रहा है द ग्लोबल क्लैमर फॉर अ कोविड-19 वैक्सीन हैज whipped up unrealistic expectations that one is just around the corner। कह रहे जो दुनिया भर का क्लैमर है, क्लैमर का मतलब होता है चीख पुकार है ना, लाउड क्राई। कह रहे दुनिया भर में जो शोर मचा है कोविड-19 की वैक्सीन का, वो उसने शोर ने विप अप कर दिया है। विप अप करने का मतलब क्या है? किसी चीज़ को भड़का देना। कह रहे शोर ने भड़का दिया है ऐसी आशाओं को, अनरियलिस्टिक हैं, जो बिल्कुल भी सच नहीं है। और क्या आशाएं हैं कि एक जो है ना, वन यहाँ पे बता रहा वैक्सीन को, कि कोई एक जो है वो है जस्ट अराउंड द कॉर्नर, बिल्कुल नज़दीक। वैक्सीन के शोर ने पूरी दुनिया में ऐसी एक्सपेक्टेशन ले आया है कि एक वैक्सीन जो है ना, कोई भी एक वैक्सीन बिल्कुल नज़दीक है, बस आज आई कि कल आई है ना, ऐसा हम सबको लगने लगा है। समझ गए सेंटेंस को? क्लैमर की वर्ब है हैज विप्ड अप, वन की वर्ब है इज। देखो वन नाम का प्रोनाउन आप जनरली तब यूज करते हैं जब आप किसी दूसरे नाउन को रिपीट ना करना चाह रहे हो। तो वन की जगह एक्चुअली आना चाहिए था कोविड-19 वैक्सीन है ना, दैट वन कोविड-19 वैक्सीन इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। अब देखो वो हमने ना लिख करके सीधे सीधे वन लिख दिया ताकि इस वाले नाउन को रिपीट ना करना पड़े। तो वन का मतलब समझे हम है ना, ये वैक्सीन की जगह पे आया हुआ एक प्रोनाउन है, उसको रिपीट ना करने को बचाने के लिए। क्लैमर वर्ड को पकड़ना, चीख पुकार, लाउड क्राई, आउट क्राई, नॉइज, रकस। और ये वर्ड देखना कमोशन। कमोशन भी तब होता है जब सब लोग एक साथ चिल्लाते हैं, कमोशन है ना, अच्छा वर्ड है। विप अप करना मतलब किसी को भड़काना, एक्साइट करना, इंसाइट करना, इंस्टिगेट करना, किंडल करना, प्रोवोक करना, स्पर करना, कोज करना, ट्रिगर करना, सबके सब जो है विप अप नाम की फ्रेजल वर्ब के हैं सिनोनिम्स। अच्छा, अराउंड द कॉर्नर एक फ्रेज है, हर वो चीज अराउंड द कॉर्नर होती है जो आई के आई है ना। आप किसी दोस्त को फोन कर रहे हो, भाई तू कहाँ है, तो बोला आई एम जस्ट अराउंड द कॉर्नर, मतलब भाई मैं आ गया तेरे घर के पास हूँ है ना। तो क्लोज हो, इमिनेंट हो, होने ही वाला हो, अराउंड द कॉर्नर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे इट इज दस अ रियलिटी चेक व्हेन बायोफार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका piloting its vaccine candidate AGD1222, there was a large phase 3 trials this month है ना, said it was voluntarily putting the multinational trial on hold। सेंटेंस को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? जिसमें दो डैश आ रहे हो, दोनों डैश के बीच में आती हुई चीज़ को अलग कर दिया जाए और बाकी सेंटेंस को एक बार पूरा पढ़ा जाए। तो इसको बीच वाले को अलग कर रहे हैं, पूरा सेंटेंस में इसके बिना पढ़ूंगा है ना। कह रहे इट इज़ ये है, 10 मतलब इस तरह से, एक रियलिटी चेक। रियलिटी चेक क्या होता है? आप अपने आसपास की ज़मीनी हकीकत को भांपने की कोशिश करते हो ना, तो उसे कहते हैं रियलिटी चेक। तो कह रहे वास्तव में जो ये है ना, ये एक रियलिटी चेक है। अच्छा कब? कह रहे जब बायोफार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने, जो कि पायलट कर रही है अपने वैक्सीन के कैंडिडेट को, अपनी वैक्सीन के उम्मीदवार को, जिसका नाम है ये वाली वैक्सीन है ना, AGD1222। कह रहा है इसने ऐसा सेड कहा, और क्या कहा कि ये कर रही थी वॉलंटरीली, अपनी इच्छा से पुट करने का काम। ये अपनी इच्छा से पुट कर रही है मल्टीनेशनल ट्रायल्स को, ग्लोबल ट्रायल्स को ऑन होल्ड पे रख रही है। तो कह रहे जब एस्ट्राजेनेका ने ऐसा बोला कि हम अपने दुनिया भर के वैक्सीन ट्रायल्स को होल्ड पे डाल रहे हैं ना, तो कह रहे ये जो है ना एक रियलिटी चेक था, एक हकीकत को भांपने वाली बात थी। समझ गए सेंटेंस को? अब बीच वाला पढ़ो। देयर वर लार्ज फेज 3 ट्रायल्स दिस मंथ। इस महीने बहुत बड़े फेज 3 ट्रायल्स इस कंपनी ने किए हैं है ना। देयर वर लार्ज फेज 3 ट्रायल्स दिस मंथ। तो इस महीने इसने बहुत बड़े फेज 3 ट्रायल्स भी किए हैं, उसके बावजूद ये कह रही है कि हम अपने ट्रायल्स को अभी होल्ड पे डाल रहे हैं। अब आ जाओ सेंटेंस के अंदर देखने वाली चीज़ों पे। इट इसकी वर्ब है इज है ना। पायलटिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है। एस्ट्राजेनेका ने जब ऐसा कहा तो उसी वक्त वो पायलट कर रही थी। समझ रहे हो ना, दो काम एक साथ हो रहे हैं। पायलट करने का मतलब होता है गाइड करना, डायरेक्ट करना। जैसे पायलट ऊपर अपना प्लेन में क्या करता है,
प्लेन को चलाता है ना, तो वो पायलट कर रहा होता है, प्लेन को गाइड कर रहा होता है, डायरेक्ट कर रहा होता है। तो एस्ट्राजेनेका भी ऐसे ही अपने वैक्सीन के कैंडिडेट A222 को पायलट कर रही थी, गाइड कर रही थी। और जब ये काम कर रही थी उसी वक्त उसने साइमल्टेनियसली ऐसा कह दिया कि हम भाई अपने ट्रायल्स को डाल रहे हैं होल्ड पे। अब वॉलंटरी वर्ड को देख लेना, इसका मतलब होता है आप अपनी इच्छा से करते हो। वॉल रूट को मैंने खबरी पे करवाया था, VOL मतलब आपकी इच्छा। तो वॉल से वॉल्यूशन, इनवॉलंटरी, वॉलंटरी, वॉलंटियर, ये सारे वर्ड्स मैंने आपको सिखाए थे, है ना। तो वॉलंटरी मतलब अपनी इच्छा से किया हुआ काम। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुट समथिंग ऑन होल्ड मतलब किसी चीज़ को आगे के लिए रख देना, पोस्टपोन कर देना। दिस वॉज आफ्टर अ सीरियस एडवर्स इवेंट इन अ वॉलंटियर विच अ डेटा सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड विल नाउ एग्जामिन। कह रहे ये हुआ, दिस वॉज, ये सब बात हुई जब एक सीरियस एडवर्स इवेंट हुआ, बहुत ही ज़्यादा गंभीर खराब एक किस्सा हुआ। और किसमें? एक वॉलंटियर में। कह रहे जिसको एक डेटा सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड है ना, विल नाउ एग्जामिन, अब एग्जामिन करेगा। समझ गए ना। कह रहे तब हुआ जब एक वॉलंटियर के साथ बहुत ही खराब कुछ हो गया है, अब एक डेटा सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड इसकी पूरी तरह से जांच करेगा, इसको अंदर घुस करके देखेगा। एडवर्स का मतलब होता है खराब होता है, बैड होता है, सीवियर होता है, जो चीज़ अच्छी ना हो, दैट थिंग इज कॉल्ड एडवर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरू में इजी है, आगे धीरे धीरे आप देखेंगे इसमें ग्रामर कॉन्सेप्ट आएंगे, है ना। कर द कंपनीज मूव was first reported by an independent medical news site, underlining the critical role that independent scrutiny plays in one of the greatest global crisis। कह रहे ये जो मूव है, इस कंपनी की जो हरकत है, ये जो कदम इस कंपनी ने उठाया है, इसको सबसे पहले रिपोर्ट किया गया था पैसिव वॉइस में। वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड किसके द्वारा? एक इंडिपेंडेंट, एक आज़ाद, एक स्वतंत्र मेडिकल न्यूज़ साइट के द्वारा। अच्छा, कैसे कवर किया इसने, कैसे रिपोर्ट किया? इसने रिपोर्ट किया साइमल्टेनियसली, अंडरलाइन करते हुए, दूसरी तरफ साइमल्टेनियसली जोर डालते हुए इस बात पे, अंडरलाइन करते हुए, किस बात पे? उस क्रिटिकल रोल पे, उस बहुत ही गंभीर भूमिका पे जो कि एक इंडिपेंडेंट स्क्रूटनी, इंडिपेंडेंट जांच जो है ना प्ले करती है दुनिया के आज तक के ग्रेटेस्ट ग्लोबल क्राइसिस में, आज तक की सबसे बड़ी वैश्विक आफत के दौरान। तो कह रहे इस मेडिकल न्यूज़ साइट ने कवर करते हुए अंडरलाइन किया इस बात को कि देखो कितना ज़रूरी है इंडिपेंडेंट स्क्रूटनी करवाना। अगर आप ट्रायल की इंडिपेंडेंट स्क्रूटनी ना करवाओ तो एस्ट्राजेनेका के बारे में हमें कभी पता लगता ही नहीं कि इनकी वैक्सीन जो है बीमार भी कर सकती है। समझ गए सेंटेंस को? देखने वाली चीज़ें क्या है, सब्जेक्ट वर्ब आपके सामने है। अगर आप डिलीजेंट स्टूडेंट हो तो बोलने की जरूरत ना पड़े, आप खुद समझे ना, ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। अच्छा, दूसरी चीज़, अंडरलाइनिंग भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जब कंपनी का ये मूव रिपोर्ट हो रहा था, जिस कंपनी ने मेडिकल न्यूज़ साइट ने किया था, उसी ने अंडरलाइन भी किया है ना, उसी ने ही इस चीज़ को हाईलाइट भी किया। अंडरलाइन, हाईलाइट, अंडरस्कोर, एम्फसाइज, इन सब का मतलब ये होता है किसी चीज़ के ऊपर प्रकाश डालना, किसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा जोर डालना, है ना, अंडरलाइन करना। स्क्रूटनी वर्ड का मतलब होता है जांच, प्रोब, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन, सबका मतलब है स्क्रूटनी। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा ग्रामर कॉन्सेप्ट है, आप मुझे इन दोनों सेंटेंस के अंदर एरर बताएं। देखो ये बहुत सिंपल है, जिसकी समझ में आता है उसके लिए तो बहुत सिंपल है ना। क्या कहता है ग्रामर कॉन्सेप्ट? जब जब आपके पास वन ऑफ आए तो साथ में प्लूरल नाउन यूज करेंगे। अब कोई मुझसे पूछे सर सिंगुलर क्यों नहीं करेंगे, ये रूल आप कहाँ से ले आए, क्यों लेकर के आए हो? मेरी बात समझना, ऑफ कंजंक्शन, ऑफ जो प्रेपोजिशन है वो एक काम करती है सिलेक्शन का। आपके पास 10 चीज़ें हैं, है ना, आपने 10 में से एक चीज़ को चुनना है, तो ऑफ प्रेपोजिशन लगा के आप बताओगे 10 चीज़ों में से मैं कौन सी चीज़ चुन रहा हूँ, सिलेक्शन करने का काम। तो ऑफ प्रेपोजिशन यही काम करती है, जब यहाँ पे प्लूरल नाउन आएगा इसके बाद तभी आप बता पाओगे कि इनमें से एक को चूज करना है। अगर सिंगुलर नाउन इसके बाद लगा दिया तो फिर आपके पास है ही एक चीज़, उसमें से चूज क्या करना है, आपके पास तो कोई चॉइस ही नहीं है। एग्जाम्पल के लिए देखो, वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिक मोमेंट ऑफ द इंडियन क्रिकेट हैज़ बीन द 2011 वर्ल्ड कप विक्ट्री। अब मैं इसकी एक बार पार्सिंग कर देता हूँ आपके सामने, आपको अच्छे समझ में आए, है ना। ये होगी इसकी वर्ब हैज़ बीन, और यहाँ पे इसकी वर्ब होगी सडन, और सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे वन, इसको मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ और इसी वन को यहाँ कॉपी कर देते हैं ग्रीन कलर में। चलो
वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिक मोमेंट ऑफ इंडियन क्रिकेट हैज़ बीन 2011 वर्ल्ड कप विक्ट्री। आज तक की अपनी सबसे अच्छी मोमेंट में से जो रहा है ना, हिस्टोरिक मोमेंट जो रही है क्रिकेट की, उनमें से सबसे अच्छी जो है उनमें से एक है 2011 की हमारी वर्ल्ड कप की जीत। ठीक है ना, क्रिकेट में। अब देखो वन की वर्ब है हैज़ बीन, ये तो बिल्कुल ठीक है। इस वन की वर्ब क्या है, हैज़ बीन। पर ये वन के बाद जो ऑफ लगा है ना, इस ऑफ के बाद हमने सिलेक्शन के लिए जो ग्रुप रखा वो रखा मोस्ट हिस्टोरिक मोमेंट। अब देखो मोस्ट हिस्टोरिक मोमेंट कई सारी होंगी अपनी, है ना, तो मुझे यहाँ पे एस लगाना चाहिए, द मोस्ट हिस्टोरिक मोमेंट्स ऑफ इंडियन क्रिकेट। समझ के क्यों लगाना चाहिए, क्योंकि जितनी भी आई हैं आज तक की हिस्टोरिक मोमेंट्स, उनमें से एक है 2011 की वर्ल्ड कप विक्ट्री। तो ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन। अब देखो अगला, वन ऑफ आवर मोस्ट प्लेजेंट मेमोरीज सैडन अस व्हेन वी लुक एट आवर पास्ट, इट इज कॉल्ड नॉस्टैल्जिया। हमारी जो सबसे अच्छी प्लेजेंट मेमोरीज जो होती हैं वो हमें सैड कर देती हैं, और कब, जब हम पास्ट की तरफ देखते हैं, और इसी को ही हम नॉस्टैल्जिया कहते हैं, इसी को होम सिकनेस कहते हैं। आप अपने पास्ट की कोई अच्छी मेमोरी उठाओ, अच्छी मेमोरी है ना, कॉलेज की, स्कूल डेज की, किसी भी तरह की, बाद में जब आप उसको देखोगे ना पीछे मुड़ के, तो आपको थोड़ा सा सैड करेगी वो, क्योंकि आपको यूँ लगेगा कि यार वो अच्छी मेमोरी तो वो वक्त निकल गया है ना। तो उसको कहते हैं नॉस्टैल्जिया, जब आपको पुरानी चीज़ें याद आती हैं और आपको थोड़ा बुरा भी फील होता है, अच्छा भी फील होता है। तो हम यही कहना चाह रहे हैं। तो प्लेजेंट मेमोरीज आएगा, ये मेमोरीज यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। इस वन को देख करके लोग सोचते हैं यहाँ पे मेमोरी लगा देते हैं, है ना, मेमोरी नहीं आएगा। और प्रेपोजिशन का खेल है, इसके बाद में प्लूरल नाउन। सिंपल सा रूल है, आई थिंक समझ गए होंगे, है ना, वन ऑफ प्लस में प्लूरल नाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तेरा विदाउट अ स्पेसिफिक क्योर द वैक्सीन क्वेस्ट हैज़ बिकम मोर देन जस्ट अ सर्च along the pathway that research and pharma companies have traditionally taken। कह रहे स्पेसिफिक क्योर के बिना, एक स्पेसिफिक इलाज के बिना जो वैक्सीन की क्वेस्ट है, जो वैक्सीन बनाने की दौड़ है ना, कह रहे वो बन चुकी है थोड़ी सी ज़्यादा, मोर देन, है ना। और किससे, खाली खाली एक सर्च से, एक तलाश से। और कौन सा तलाश, जो होती है उस पाथवे में, उस रास्ते पे। और कौन सा रास्ता, जो कि रिसर्च एंड फार्मा कंपनीज ने ट्रेडिशनली लिया है, जिस रास्ते को पकड़ा है। तो रिसर्च और फार्मा कंपनी क्या धीरे धीरे रिसर्च करती रहती हैं, है ना, 15 साल में, 20 साल में कोई दवाई बना देती हैं, वैक्सीन बना देती हैं, धीमे धीमे। कह रहे बिना किसी स्पेसिफिक क्योर के, कोविड के केस के अंदर अब जो इसकी वैक्सीन की जो तलाश है ना, क्वेस्ट जो है, रेस जो है, वो बन गई है इस रूटीन सी प्रोसेस से कुछ ज़्यादा। अब 15-20 साल का टाइम किसी रिसर्च कंपनी को नहीं मिल रहा है, सबको 15-20 दिन के अंदर ही वैक्सीन बनानी है ना, क्योंकि इस बीमारी का कोई इलाज, स्पेसिफिक क्योर नहीं है। समझ गए आई थिंक, है ना। क्वेस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ की तलाश, परस्यूट, किसी चीज़ का पीछा, उसकी क्वेस्ट होती है। पैथवे का मतलब है रास्ता, और इसमें कुछ देखने वाला है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी के दिमाग में यूँ आएगा सर ये क्योर और वैक्सीन में क्या फ़र्क है। देखो क्योर का मतलब है किसी को कोरोना हो गया और उसको आपने दवाई दे दी, है ना, उसका वायरस ख़त्म कर दिया उस दवाई ने, वो आदमी भला चंगा हो गया। और वैक्सीन का मतलब क्या है, आपको अभी कुछ भी नहीं हुआ, आपको हमने पहले एक ऐसी दवाई दी जिससे आपको कोरोना होगा ही नहीं। तो क्योर और वैक्सीन में ये फ़र्क होता है, क्योर दिया जाता है बीमारों को, वैक्सीन दी जाती है हेल्दी लोगों को, स्वस्थ लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे देयर आर डिमांड्स दैट प्रोबेबल वैक्सीन्स बी पुट इनटू ए पाइपलाइन फॉर एक्सेलरेटेड अप्रूवल टू यील्ड पॉलिटिकल डिविडेंड्स टू। कह रहे ऐसी डिमांड भी हैं, देयर आर डिमांड्स, ऐसी मांगे भी हैं। अच्छा कैसी मांगे हैं, दैट ये कि जो प्रोबेबल वैक्सीन्स है ना, जो संभावित वैक्सीन्स हैं, जो बन सकती है वैक्सीन आने वाले वक्त में, अभी आधी अधूरी वैक्सीन है, कह रहे उनको पुट कर दिया जाए पाइपलाइन के अंदर, उनको प्रोसेस में, डेवलपमेंट में ले आया जाए। पुट इनटू पाइपलाइन का मतलब ये है आप बता दो इस डेट को ये वैक्सीन हम सबको दे देंगे, है ना, मतलब ऐसा है उसको प्रोसेस के अंदर आप ले आओ। तो कह रहा है ऐसी डिमांड भी आई है। अच्छा क्यों पाइपलाइन में पुट करना है, फटाफट अप्रूवल के लिए, ताकि ले पाएँ, लेकर के आ पाएँ, यील्ड कर पाएँ पॉलिटिकल डिविडेंड्स को, सियासी मुनाफों को भी। तो ऐसी डिमांड भी दुनिया भर में आ रही है कि भाई हमारा इलेक्शन होने वाला है, जो भी बना है आपके पास उसको पाइपलाइन में डाल दो, उसकी 15-20 हज़ार, 1 लाख 2 लाख जो है डोज बना करके लोगों को दे दो, ताकि फटाफट से हमें सियासी तौर पे थोड़ा फ़ायदा मिल सके, इलेक्शन में हम जीत पाएँ। समझ गए सेंटेंस को। अब इस सेंटेंस में अपना ग्रामर रूल है, इसका मेन ग्रामर रूल पहले वोकैबुलरी बता देता हूँ। यील्ड का मतलब है लेकर के आना, ब्रिंग करना किसी चीज़ को। डिविडेंड का मतलब होता है प्रॉफिट, बेनिफिट।
अपना ग्रामर रूल क्या है, ये बी पुट यहाँ पे कैसे आया और इसका क्या मतलब है। प्रोबेबल वैक्सीन्स बी पुट, है ना, अजीब सी स्ट्रक्चर है। प्रेजेंट सब्जेंटिव मूड है, आपके सामने मैंने रूल लिख भी दिया है। ऊपर आपके सामने 3 सेंटेंस है ना, इनफैक्ट 4 सेंटेंस है। आपको बताना है मुझे इन तीनों चारों सेंटेंस को आप कैसे सही करोगे, कैसे इस रूल को आप अप्लाई करोगे। चलो रूल आपके सामने है। जब ऐसे सेंटेंस में ऐसी वर्ब्स आ जाएं, डिमांड, विश, ऑर्डर, सजेस्ट, रिकमेंड, है ना, एडवाइस, और ऐसे एडजेक्टिव यूज होते हैं, नेसेसरी, इंपॉर्टेंट, की, पैरामाउंट, मतलब कोई ऐसी चीज़ आ जाए जो अर्जेंसी दिखाए। ये सब चीज़ें क्या दिखाती हैं कि अर्जेंसी दिखाती हैं, किसी चीज़ की बहुत ज़रूरत को दिखाती हैं, है ना। मैं तुम्हें रिकमेंड करता हूँ तुम ऐसा करो, मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ तुम ऐसा करो, ऐसा ऑर्डर मिला कि ऐसा करना है, ऐसा सब चाहते हैं कि ऐसा हो, सबकी डिमांड है कि ऐसा हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ऐसा हो। समझ गए ना, सबकी सब चीज़ें किसी चीज़ की अर्जेंसी को दिखाती हैं। जब ऐसे वर्ड्स कहीं पर आप देखो, अगर ऐसा हो जाए तो दैट के बाद जो क्लोज आता है उसके अंदर आप प्रेजेंट सब्जेंटिव मूड यूज करते हो। अब ये होता क्या है, इसको ध्यान से देखना। इन माई टीचर्स ओपिनियन इट वॉज नेसेसरी दैट आई अटेंड द क्लासेस रेगुलरली। मेरे टीचर की ओपिनियन में ऐसा जरूरी था, इट वॉज नेसेसरी था कि मैं अटेंड करूं क्लासेस को रेगुलरली। मेरे टीचर का मानना था कि मेरे लिए बड़ा ज़रूरी है क्लासेस को अटेंड करना, ठीक है ना। आपने देखा नेसेसरी, उसके बाद में दैट लगा के एक नया क्लॉज शुरू हो गया, मतलब यहाँ पे प्रेजेंट सब्जेंटिव मूड लगेगा। अब ये होता क्या है, आप बीच में एक इमेजिनरी शुड को मान लें, आई शुड अटेंड द क्लासेस रेगुलरली। अब यहाँ पे आप ना अटेंडेड लिख सकते हैं, ना अटेंड्स लिख सकते हैं, मतलब वर्ब का बेयर इन्फिनिटिव, उस वर्ब को आप यूज करेंगे बेयर इन्फिनिटिव फॉर्म के अंदर। इसको कहते हैं प्रेजेंट सब्जेंटिव मूड, जब आप वर्ब का बेयर इन्फिनिटिव किसी सेंटेंस के अंदर यूज करते हो। तो इसका तरीका क्या है याद करने का, आप इस केस के अंदर बीच में शुड को, इमेजिनरी शुड को मान ले, लगाना नहीं है एग्जाम में, इमेजिनरी है ना, दैट आई शुड अटेंड द क्लासेस रेगुलरली। अब इस शुड को निकाल दें, तो इससे आपकी हमेशा प्रेजेंटिव मूड की, सब्जेंटिव मूड की जो है ना वर्ब बैठेगी। अगले वाले में अप्लाई करेंगे इसी फॉर्मूला को। चलो एक सेकंड रुको, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, है ना। हाँ, द कोर्ट ऑर्डर्ड, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि डिफॉल्टर बिजनेसमैन पे करे सारे फाइन को। डिफॉल्टर जो बिजनेसमैन है वो दे दे सारा का सारा जो है ना उस पर फाइन लगाए। तो बिजनेसमैन के हिसाब से आपने पेज लगाया, सब्जेंटिव मूड लगाने की कोशिश की, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब मुझे करना क्या है, ऑर्डर के बाद मैंने दैट देखा, दैट देखते ही मुझे पता लग जाना चाहिए बिजनेसमैन के बीच में और पे के बीच में शुड नाम की वर्ब इमेजिनरी है। अब मुझे बताओ, द डिफॉल्टर बिजनेसमैन शुड पेज, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। मतलब शुड के बाद में वर्ब की एस वाली फॉर्म नहीं आती मेरे भाई, निकाल दो इसको। जैसे ही आप इसको निकालोगे सेंटेंस सब्जेंटिव मूड में आ गया है, प्रेजेंट सब्जेंटिव मूड इसको बोलेंगे। अब इस शुड को बीच में से इमेजिनरी को निकाल भी दो, है ना, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो कह रहा है द डिफॉल्टर बिजनेसमैन पे द फाइन। अब देखा बिजनेसमैन के साथ में पे आ रहा है ना, यहाँ पे एस नहीं लगा हुआ, इसी को ही सब्जेंटिव मूड कहते हैं। अगला देख लो, शी विश्ड दैट माई टीम वॉन द मैच। उसने ऐसा चाहा कि मेरी टीम मैच जीत जाए। मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, वॉन का लिखूंगा, शुड विन द मैच, है ना। अब इस शुड को निकाल दो, माई टीम विन द मैच, ऐसा उसने चाहा, माई टीम विन द मैच। तो देखो टीम के साथ में विंस नहीं लिखा है, सब्जेंटिव मूड यही कहता है, पीछे एस नहीं आएगा। अब इसका पैसिव भी बना सकते हो, सब्जेंटिव मूड को आप पैसिव में भी रख सकते हो। जैसे इसी सेंटेंस को मैं लिखना चाहूँ, शी विश्ड दैट मैच शुड बी वॉन बाय माई टीम, मैच शुड बी वॉन बाय माई टीम, है ना। ऐसे ही बनेगा ना सब्जेंटिव मूड। मान लो यहाँ पे शुड होता है बीच में, तो यहाँ पे शुड भी हो जाएगा, है ना। अब इस शुड को आप निकाल दोगे, बाद में बचेगा क्या आपके पास, बी वॉन, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो बी है, सब्जेंटिव मूड वाली, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है पैसिव बनाने के लिए। तो ऐसे बनता है पैसिव के अंदर प्रेजेंट सब्जेंटिव मूड, आप जो लगा देते हैं बीच में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे यही हुआ है। अब देखो ध्यान से, देयर आर डिमांड्स, ऐसी डिमांड्स हैं कि प्रोबेबल वैक्सीन बी पुट इनटू ए पाइपलाइन। समझ गए ना। तो वैक्सीन को पैसिव फॉर्म में सब्जेंटिव मूड में बताया हुआ है, बी पुट लगा करके। आई थिंक समझ गए होंगे। मैं आपको सिस्टमेटिकली बताता हूँ शुरू से लास्ट तक सेंटेंस के स्ट्रक्चर को कैसे बना सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत काम की चीज़ है, सब्जेंटिव मूड पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं और आपको आधे समझ में भी नहीं आएंगे कि क्यों बन गए ये क्वेश्चन, है ना, कैसे इनका आंसर निकलेगा।
कह रहे यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप हैज डिमांडेड दैट अ वैक्सीन बी अवेलेबल बिफोर वोटिंग डे इन नवंबर। कह रहे ट्रंप साहब ने डिमांड कर लिया है कि एक वैक्सीन को अवेलेबल हो बिफोर वोटिंग डे नवंबर के अंदर। फिर से देखो वैक्सीन बी अवेलेबल, फिर से ट्रंप की डिमांड के कारण फिर से सब्जंक्टिव मूड ट्रिगर हुआ है इस दैट नाम की कंजंक्शन के बाद। समझ गए ना, जैसे ऊपर बी पुट आया था वैसे ही बी अवेलेबल आया इस डिमांड नाम के वर्ब के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे इंडिया हैड इट्स मोमेंट ऑफ वैक्सीन कंट्रोवर्सी व्हेन द आईसीएमआर हैड इट ट्रायल्स टू एक्सपीडाइट टेस्टिंग ऑफ भारत बायोटेक्स कोवैक्सीन बाय अगस्त 15। कह रहे इंडिया की भी कुछ मोमेंट्स थी, इंडिया के भी कुछ पल थे वैक्सीन की कंट्रोवर्सी के, जब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जब आईसीएमआर ने परेशान करना शुरू कर दिया, चिढ़ाना शुरू कर दिया ट्रायलिस्ट लोगों को, इन साइंटिस्ट लोगों को जो ट्रायल कर रहे हैं। और क्यों चिढ़ाया कि जल्दी जल्दी करें टेस्टिंग को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को बनाने में, और कब तक, 15 अगस्त तक। तो कह रहा है ऐसा काम इंडिया में भी हो चुका है ट्रंप जैसा, जब आईसीएमआर ने बोल दिया था कि 15 अगस्त को वैक्सीन ले आना। हैरी करने का मतलब होता है किसी को बॉदर करना, अनॉय करना, एग्रावेट करना, चिढ़ाना, परेशान करना, है ना। तो ये परेशान ही तो कर रहा था आईसीएमआर, खुद तो इससे बन नहीं रही, जो बना रहा उसको कह रहा कि अभी बना के दे, है ना। तो परेशानी तो कर रहा था, इसलिए हम हैरी नाम की वर्ब को यूज करते हैं। एक्सपीडाइट करना मतलब किसी चीज़ को जल्दी बनाना, है ना, क्विकन करना, हेसन करना, किसी चीज़ को फटाफट करना कहते हैं एक्सपीडाइट करना, एक वर्ब है। कह रहा रशिया विच इज़ टू कमेंस इट्स स्पुतनिक 5, है ना, फेज 3 टेस्टिंग हैज़ लॉन्च्ड अ पब्लिसिटी ब्लिट्ज। कह रहा रशिया जो कि कमेंस करने वाला है इस टू M2 R2 was to War 2, ये आपको मैंने करवाया एक अलग वीडियो में। इसका मतलब होता है कोई काम फ्यूचर में होने वाला है। कह रहा रशिया जो कि फ्यूचर में शुरू करने वाला है, कमेंस करने वाला है इसके स्पुतनिक 5 के फेज 3 टेस्टिंग को। कह रहे इस रशिया ने भी लॉन्च कर दिया है एक पब्लिसिटी ब्लिट्ज को, एक एडवर्टाइजिंग की तूफान को इसने लॉन्च कर दिया। पहले से ही इसने बोल दिया सबको कि मैं ये करूँगा, देखना मेरी वैक्सीन ऐसी होगी। तो रशिया भी ऐसा ब्लिट्ज जो है ना, ब्लिट्ज उसको लॉन्च कर चुका है। अब देखो इसमें रशिया आपका सब्जेक्ट था, गलती से यहाँ पे सब्जेक्ट कलर इसको मैंने नहीं दिया है, अभी दे देते हैं, जस्ट ए मिनट, ठीक है ना। तो हैज़ लॉन्च जो है, हैज़ लॉन्च्ड, इसका सब्जेक्ट है रशिया, ये इसके साथ मैच है, ये विच इसके साथ मैच है। ब्लिट्ज देख लेना, बहुत ही बड़ा तूफान होता है ना, जो ऐसी गोलाबारी होती है ना उसको कहते हैं ब्लिट्ज, है ना, असॉल्ट हो, बॉम्बार्डमेंट हो, उसको कहते हैं ब्लिट्ज। कह रहे जस्ट बिफोर रिपोर्ट्स ऑफ द ट्रायल पोज एस्ट्राजेनेका एंड 8 कंपनीज डेवलपिंग वैक्सीन्स साइंड अ प्लेज दैट दे वुड नॉट अप्रोच रेगुलेटरी अथॉरिटीज सच एज द US FDA until they had safety and efficacy data from a phase 3 ट्रायल। बिल्कुल पहले उन रिपोर्ट्स के जो थी ट्रायल के रुक जाने की, इससे बिल्कुल पहले हुआ क्या, एस्ट्राजेनेका और 8 कंपनियां जो डेवलप कर रही हैं वैक्सीन को, इन्होंने साइन किया था एक शपथ को। प्लस क्या थी कि वो नहीं अप्रोच करेंगे रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को, वो नहीं अप्रोच करेंगे सरकारी संस्थाओं को, जैसे कि अमेरिका की FDA, जैसे कि फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अमेरिका। और कब तक नहीं करेंगे अप्रोच, जब तक उनके पास होता है एफिकेसी और सेफ्टी का डेटा, ऐसी इंफॉर्मेशन कि ये वैक्सीन हमारी महफूज है और बिल्कुल असरदार है ना। और कहाँ से, एक फेज़ 3 ट्रायल से। करें जब तक फेज़ 3 ट्रायल से डेटा नहीं निकालते ना, तब तक ये लोग किसी भी रेगुलेटरी एजेंसी को अप्रोच नहीं करने वाले थे। ऐसी शपथ इन्होंने खाई थी 8 और 9 कंपनियों ने, एस्ट्राजेनेका 8 अदर कंपनीज। समझ गए सेंटेंस को। प्लेज का मतलब होता है शपथ, कोई आप संकल्प लेते हैं, प्रॉमिस करते हैं, अग्रीमेंट करते हैं, वो होती है आपकी प्लेज। और इसमें कुछ देखने वाला है नहीं, है ना, सिंपल सेंटेंस है बिल्कुल। दे वुड नॉट अप्रोच, वुड यहाँ पे वीक इंटेंशन को दिखा रहा है। आपने मॉडल की वीडियो देखी है परसों, वुड का एक काम होता है वीक इंटेंशन को दिखाना। आई वुड नॉट गो टू द पार्टी या आई वुड गो टू द पार्टी, तो आई विल गो टू द पार्टी का मतलब है मैं जाऊँगा, वुड का मतलब है मेरी इंटेंशन वीक है, शायद मैं ना भी जाऊँ, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ओवरऑल द रोड टू ए वैक्सीन हैज़ बिकम एन अरेना फॉर मार्केटिंग एंड जिंगोइज्म। कह रहा है जो कुल मिला के जो रोड है ना एक वैक्सीन की तरफ, जो रास्ता है एक वैक्सीन का, वो बन गया है एक जंग का मैदान, एक अरेना। और किसके लिए, मार्केटिंग के लिए और राष्ट्रवाद के लिए। मतलब आपकी जिंदगी, आपकी जो
आपके जो देश की नाक है ना बस वैक्सीन के ऊपर ही टिकी है, ऐसा सब जो है राष्ट्रवादियों को लगता है, अंधभक्तों को लगता है, जिंगोइस्ट लोगों को लगता है कि हमारी कंट्री सबसे पहले वैक्सीन बनाएगी क्योंकि हमारी कंट्री सबसे महान है, हम वैक्सीन सबसे पहले लेकर के आएंगे। जिंगोइस्ट वर्ड को समझें, एक जिंगो नाम का आदमी था जो ऐसी बातें करता था, उससे ने जिंगोइस्ट नाम का वर्ड बना दिया। अंतर्राष्ट्रीयता जब आप में आ जाती है, ब्लाइंड नेशनलिज्म आ जाता है ना, इसको फेनडिसिज्म भी बोलते हैं और शोविनिज्म भी बोलते हैं। जैसा हिटलर के टाइम जो है जर्मनी वाले लोग क्या करते थे, वो जिंगोइज्म ही था, है ना, सबको मार दो, हमारा जर्मनी सबसे महान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जिंगोइस्ट वर्ड को याद रखें। कर AZ-1222 हैज़ ऑलरेडी बीन टेस्टेड in phase 1 and phase 2 trials where the data on its safety and ability to induce a relevant response by the immune system were evaluated and independent peer review had deemed it fit to be tested in larger populations। कह रहे ये जो वैक्सीन है ना एस्ट्राजेनेका की AZ-1222, ये ऑलरेडी टेस्ट की जा चुकी है इस 2 तरह के ट्रायल में, फेज़ 1 और फेज़ 2। अच्छा कौन से ट्रायल हैं? जहाँ पे जो डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, इसकी सेफ्टी पे, इसकी सुरक्षा पे और इसकी ताकत पे कि ये इंड्यूस कर पाएगी, भड़का पाएगी एक सही रेलेवेंट रिस्पॉन्स को, प्रतिक्रिया को हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता के सिस्टम के द्वारा, हमारे इम्यून सिस्टम के द्वारा। कह रहे जहाँ पे ये डेटा जो है ना इसको इवेल्युएट किया गया था और इंडिपेंडेंट पीयर रिव्यू ने, पीयर रिव्यू का मतलब क्या है, आप एक कंपनी हो, आप जैसी बाजार में और भी कंपनियां हैं, वो खुद आपको आकर के चेक करें। तो कह रहा है इंडिपेंडेंट पीयर रिव्यू ने भी माना था इसको कि ये फिट है टेस्ट होने के लिए लार्जर पॉपुलेशन के अंदर। समझ गए ना? तो कह रहा है ये बिल्कुल सही तरीके से चल रही थी। फेज़ 1 और फेज़ 2 के अंदर इसको अच्छे तरीके से टेस्ट किया गया था कि ये बिल्कुल सही वैक्सीन है और ये सही रिस्पॉन्स हमारे इम्यून सिस्टम से लेकर के आएगी। और साथ ही साथ AZ-1222 वाली जो कंपनी है, इससे जो दूसरी कंपनियां हैं ना, पीयर रिव्यू करने भी आई थी और इसके ट्रायल को, इस कंपनी की वैक्सीन को इसने सही माना था कि ये टेस्ट करने के लिए बिल्कुल ठीक है। समझ गए सेंटेंस को? पीयर रिव्यू बहुत ज़रूरी है। जब आपके आसपास के लोग जो आपसे जेलसी रखते हैं ना, अब देखो ये साइंटिस्ट हैं, ऐसे तो आके कह नहीं देंगे कि तुम्हारी वैक्सीन ख़राब है, पर ये आपके आसपास के लोग हैं, आपसे थोड़ी जेलसी रखते हैं, तो पीयर रिव्यू वाले पूरा एकदम है ना अच्छे से खोल के देखते हैं कि कहीं इसमें कोई गलती तो नहीं है। तो सबसे ज़रूरी होता है पीयर रिव्यू, है ना, आसपास की कंपनियां भी आकर के आपकी वैक्सीन को देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंड्यूस का मतलब है किसी को भड़काना, है ना, मोटिवेट, इंस्टिगेट, प्रोवोक करना। कह रहा फेज़ 3 ट्रायल इज़ द मोस्ट डाउंटिंग वन। कह रहा एक फेज़ 3 ट्रायल है ना, वो सबसे ज़्यादा रिस्की है, सबसे ज़्यादा हिम्मत तोड़ने वाला होता है, डिस्करेजिंग होता है, डिसहार्टनिंग होता है। मैंने डेटा पढ़ा था, 100 में से सिर्फ 10 जो वैक्सीन है वो फेज़ 3 तक पहुंचती हैं और 10 में से सिर्फ एक वैक्सीन जो है फेज़ 3 ट्रायल को पास करती है। तो मतलब 100 में से एक वैक्सीन फेज़ 3 को पास करेगी। तो कह रहे बड़ा ही हिम्मत तोड़ने वाला, डिस्करेज करने वाला काम होता है फेज़ 3 का ट्रायल। कह रहे इन द केस ऑफ अ वैक्सीन there is an additional burden of proof that it cannot sicken the healthy and the odds of adverse reactions greatly increase when a piece of virus is injected into the thousands of volunteers। कह रहा वैक्सीन के केस में क्या होता है, एक एडिशनल बर्डन ऑफ प्रूफ भी होती है। कंपनी को एक एडिशनल बोझ होता है कि वो प्रूव करके दिखाए कि ये सिक नहीं करेगी, इट कैन नॉट सिकन, ये बीमार नहीं बनाएगी हेल्दी लोगों को, द हेल्दी, है ना, हेल्दी और स्वस्थ लोगों को। और कह रहे जो ओड्स हैं, जो चुनौतियां हैं, चैलेंज है एडवर्स रिएक्शंस की, खराब प्रतिक्रियाओं की, रिएक्शंस की, कह रहे वो बहुत बढ़ जाते हैं, ग्रेटली इंक्रीज होते हैं। कब भाई? जब एक पीस ऑफ वायरस है, जब वायरस का एक छोटा सा टुकड़ा है इंजेक्ट किया जाता है थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स के अंदर। तो कह रहा वैक्सीन के अंदर चक्कर ये भी होता है ना, हो सकता है ये काम ना करे, पर ऐसा ना हो कहीं कि किसी हेल्दी आदमी को बीमार कर दे, क्योंकि इस वैक्सीन में एक्चुअल में तो वायरस ही होता है ना, उसी को ही आपके अंदर इंजेक्ट किया जाएगा। अगर वो पीस सही तरीके का नहीं है तो हो सकता है उस वायरस से आप कोरोना के मरीज बन जाएं, सही आदमी को भी हम कोरोना दे बैठें। तो कह रहा वैक्सीन के चक्कर में हम ज़्यादा बर्डन इस तरह की और होती है। सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट वो मैंने मिस कर दिया है मार्क करते हुए, देखो कई सारे आते हैं ना, अब मैं उस समय क्या म्यूजिक सुन रहा होता हूँ साथ में, तो ये मेरे से रह जाती हैं छोटी मोटी चीज़ें। तो ओड्स की वर्ब है इंक्रीज, ओड्स इंक्रीज, है ना, ओड्स इंक्रीज। चलो, ओड्स का मतलब होता है चुनौतियाँ, सिकन का मतलब होता है किसी को सिक बनाना, एक वर्ब है, टू मेक समवन सिक इज टू सिकन, और इसमें कुछ देखने वाला है नहीं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा वैक्सीन ट्रायल्स टेक ईयर्स
of development precisely because the chances of unexpected complications and to expect a vaccine which has cleared accelerated phase 1 to trials to inexorably clear phase 3 trials flies in the face of evidence from the history of the vaccine development। पूरे एडिटोरियल की सबसे लंबी और सबसे कॉम्प्लिकेटेड लाइन यही है, एक बार में समझ जाओगे, ध्यान से समझोगे तो। कह रहा वैक्सीन के ट्रायल्स जो हैं कई साल लेते हैं, टेक ईयर्स, और किस चीज़ के? डेवलपमेंट के, विकास के। तो वैक्सीन के विकास में, डेवलपमेंट में कई साल लगते हैं। करेक्ट, सटीक तौर पे, प्रिसाइजली इसलिए, बिकॉज ऑफ इसलिए कि जो चांसेस होते हैं ना, जो संभावनाएं होती हैं अनएक्सपेक्टेड कॉम्प्लिकेशंस की, ऐसी कॉम्प्लिकेशंस की जिसको हमने एक्सपेक्ट ना किया हो। और कह रहा है एक्सपेक्ट करना एक वैक्सीन को, इतना इसको अलग कर दो, है ना। कह रहे इसलिए वैक्सीन के ट्रायल्स में बहुत सारे साल जो है लगते हैं। अब एंड के बाद दूसरा क्लोज शुरू हो रहा है। कह रहा है और एक्सपेक्ट करना, टू एक्सपेक्ट करना एक वैक्सीन को जो कि क्लियर कर चुकी है फटाफट होने वाले फेज 1 और 2 ट्रायल्स को। कह रहा है एक्सपेक्ट करना ऐसा, और क्या कि ये इनएक्सॉरेबली क्लियर करेगी, ये पक्का ही क्लियर करेगी फेज 3 को। कह रहे जो एक्सपेक्ट करने का काम है ना, ये फ्लाई इन द फेस ऑफ होता है। ये बिल्कुल उल्टा काम है, ये बिल्कुल चैलेंज पैदा करता है उस एविडेंस के लिए, उस सबूतों के लिए जो हिस्ट्री से आए हैं वैक्सीन डेवलपमेंट की, वैक्सीन को बनाने की। ऊपर वाला आपको मैंने अलग करके बता दिया है ना, वैक्सीन के ट्रायल में बहुत सारे ईयर्स लगते हैं क्योंकि बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। अब दूसरे क्लोज में कह रहा है, अब देखो इन्फिनिटिव हमारा सब्जेक्ट है कि एक्सपेक्ट करना कि एक वैक्सीन है जिसने फटाफट फेज 1 और फेज 2 ट्रायल पास किए हैं, वो बिना जो है ना देरी के, या पक्का ही इनएक्सॉरेबली पक्का ही फेज 3 भी पास करेगी। कह रहे ये जो है ना आज तक की जो एविडेंस मिलती है हमें, उससे बिल्कुल फ्लाई इन द फेस होता है, उसको बिल्कुल अपोज करता है। तो एविडेंस क्या कहती है हमारी, हर वो वैक्सीन जो फेज 1 और 2 ट्रायल पास करती है वो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है फेज 3 ट्रायल को भी पास करेगी। अब दुनिया में तो आजकल यूं ही हो रहा है ना कि इस वैक्सीन ने फेज 1 और फेज 2 पास कर लिया, फेज 3 की बारी है। भाई 1-2% ही फेज 3 पास करती हैं फेज 1-2 पास करने के बाद। अब फ्लाई इन द फेस ऑफ देख लेना, एक फ्रेज होता है, इसका मतलब होता है किसी को चैलेंज करना, अपोज करना, डिसरिगार्ड करना, डिफाई करना। मैं आपको बोल दूं वहां नहीं जाना, आप फिर वहां जा रहे हो, तो यू आर फ्लाइंग इन द फेस ऑफ माई ऑर्डर, मेरे ऑर्डर को आप चैलेंज कर रहे हो, अपोज कर रहे हो, समझ गए ना। फ्लाई इन द फेस ऑफ। इनएक्सॉरेबल मतलब ऐसी चीज जो पक्का हो, श्योर हो, अनडाउटफुली हो, है ना। तो इनएक्सॉरेबल मतलब पक्का ही, इनएक्सॉरेबली। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे डिवेल्प्ड एट ऑक्सफोर्ड, AZD1222 was evolved on an adenovirus platform not used in a commercially approved vaccine in humans। कह रहा डेवलप किए जा चुकी हुई जो है ऑक्सफोर्ड के अंदर ये वाली वैक्सीन, ये डेवलप्ड यहाँ पे पास पार्टिसिपल है, इस वैक्सीन के बारे में बता रहा है। कह रहा है ऐसे जो डेवलप हुई है ऑक्सफोर्ड में, AZ222 जो है ना वो इवॉल्व हुई है, वो विकसित हुई है, डेवलप हुई है एडिनो वायरस प्लेटफॉर्म पे। अब ये मुझे पता नहीं है क्या होता है एडिनो वायरस, एक खास तरह का वायरस है। एडिनो वायरस प्लेटफॉर्म मतलब जैसे इस एडिनो वायरस को टैकल किया उसी मंच पे इसको हमने वैक्सीन को बनाया। कह रहा है ऐसे इसको इवॉल्व किया गया। कह रहा है जो कि नहीं यूज़ किया जाता है एक कमर्शियली अप्रूव्ड वैक्सीन को ह्यूमंस के अंदर बनाने के लिए। मतलब इसको एडिनो वायरस प्लेटफॉर्म के ऊपर ही वैक्सीन को डेवलप किया गया है, इवॉल्व किया गया है। इसको उस प्लेटफॉर्म पे इवॉल्व नहीं किया जो कि आजकल पोलियो की दूसरी जो वैक्सीन आती हैं उनको ह्यूमंस में जो डालते हैं वैसी वैक्सीन को जैसे बनाया गया था, है ना। तो इसको उस तरीके से नहीं बनाया जा रहा है। AZD1222 को यूज यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना, पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव काम कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे दे हैव हाउएवर बीन यूज्ड इन एन एक्सपेरिमेंटल इबोला वैक्सीन। कह रहे हालांकि इनको यूज किया जा चुका है एक्सपेरिमेंटल इबोला वैक्सीन के अंदर। तो एडिनो वायरस प्लेटफॉर्म वही प्लेटफॉर्म है जहां से इबोला की वैक्सीन निकली थी, तो ऐसे एक्सपेरिमेंटल इबोला की वैक्सीन में इनको यूज किया जा चुका है ना। चलो कह रहा इंडिया एंड द वर्ल्ड विल गेन फ्रॉम अ वैक्सीन दैट हैज बीन क्रिटिकली एंड ट्रांसपेरेंटली इवेल्युएटेड एंड नॉट वन दैट क्रॉसेस अ चिमेरिकल फिनिश लाइन फर्स्ट। कह रहे इंडिया और पूरी दुनिया गेन करेगी, कुछ पाएगी एक वैक्सीन से, एक अच्छी वैक्सीन को पाएगी। और कौन सी वैक्सीन है? जो कि हैज़ बीन क्रिटिकली एंड ट्रांसपेरेंटली इवेल्युएटेड, जिसको गंभीर तौर से और ट्रांसपेरेंट तौर से इवेल्युएट किया जा चुका है ना, जिसकी अच्छे से जांच की गई है सबके सामने अच्छे तरीके से और ट्रांसपेरेंटली वे के अंदर। और कह रहा नहीं पाएगी नॉट
उससे जो कि क्रॉस करती है एक चिमेरिकल फिनिश लाइन को सबसे पहले, एक काल्पनिक फिनिश लाइन को सबसे पहले। तो कह रहा पूरी दुनिया को फ़ायदा होगा, गेन करेगी एक ऐसी वैक्सीन से फ़ायदा होगा जिसको सबने इवेल्युएट किया, अच्छे तरीके से बनी हुई वैक्सीन है, ना कि उससे फ़ायदा होगा जो कि दौड़ के अंदर, चूहों वाली रेस के अंदर चिमेरिकल फिनिश लाइन को पार करने के पीछे लगी है। चिमेरिकल मतलब है एक इमेजिनरी चीज़ हो, नामुमकिन हो, फिक्शनल हो। चिमेरा नाम के वर्ड से निकला है। चिमेरा का मतलब ये होता है आपकी कोरी कल्पना। तो एक फिनिश लाइन सी बना दी है सारी दुनिया ने, है ना। बस जल्दी से जल्दी 10 दिन में वैक्सीन लेकर के आएंगे। तो ऐसी वैक्सीन कोई काम की नहीं होगी जो कि ऐसी रेस के अंदर भाग करके बनाई जाएगी। समझ होंगे आई थिंक, है ना। इवेल्युएट करना मतलब असेस करना, जायज़ा लेना, गेज करना, किसी चीज़ को एग्जामिन करना। अच्छा लगा हो तो ज़रूर से बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। एक लाइक दें वीडियो को और एक शेयर दें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। फिर मुलाकात लूँगा कल की वीडियो के साथ। आज एक मेंबर स्पेशल वीडियो होने वाली है। वीडियो रेडी है, शाम में पब्लिश करूँगा। नई वैरायटी के जो क्वेश्चंस हैं जो हमने सीरीज शुरू की थी उसी का पार्ट 2, है ना। शाम को ज़रूर से चेक करना, आपको मिल जाएगी वो वीडियो। तब तक के लिए साइनिंग आउट।